नमस्कार देवियों और सज्जनों, आप सभी को पर्यावरण सेवक प्रभुनाथ साई का आज अक्षय नवमी के दिन हार्दिक शुभकामनाएं और जय मधुसूदन जय श्री कृष्ण फाउंडेशन की ओर से भी सभी देशवासियों को बहुत बहुत बधाई। मित्रों, आज हम देख रहे हैं कि पूरे देश में हमारे सनातन परंपरा के अंतर्गत अक्षय नवमी मनाई जा रही है। आंवला वृक्ष का पूजन हो रहा है और काफ़ी सारे लोग सुबह से मुझे संपर्क किए आंवले के सैपलिंग के लिए। तो मैं यही कहूँगा कि आंवला पूजन अवश्य करें, लेकिन एक पौधा लगाने का संकल्प लें और जो आपके आसपास वृक्ष हैं उनको बचाने का भी संकल्प लें। अगर हो सके तो आंवला के साथ साथ और भी औषधीय पौधे जो उनको लगाएं और अपने पर्यावरण को हरा भरा बनाएं। जैसे आपके सामने गार्डन दिख रहा है कि अलग अलग तरह की प्रजातियां, अलग अलग तरह के वृक्ष, अलग अलग चिड़िया बैठ करके यहाँ चहचह कर रही हैं। तो इस तरह के कार्यों को हम करें, हम पूजन भी करें, क्योंकि हमारे जो पूजन, हमारी जो परंपरा, हमारे जो रीति रिवाज जो भी हम मान लें, वो हमें क्या देते हैं? हमें देते हैं कि प्रकृति के साथ जीना और प्रकृति के लिए जीना, यही संदेश देते हैं। इस पवित्र कार्तिक मास में बहुत सारे त्यौहार आए हैं, आगे भी अभी आने वाले हैं। कार्तिक पूर्णिमा में भी देखिए कितना बड़ा स्नान होता है, बहुत सारा कार्यक्रम होता है। तो ये सारी चीजें हमें क्या बताते हैं? हमें वृक्षों की रक्षा, जल की रक्षा, अभी हमने गौ पूजन किया है। तो ये सारे यही बता रहे हैं कि हमारे प्रकृति के जो भी हमारे घटक हैं, हमारे जो पंच महाभूत है, इसकी हम रक्षा करें, तभी हम अपने जीवन की रक्षा कर सकते हैं, अपने आने वाली पीढ़ियों के लिए भी रक्षा कर सकते हैं। इसी के साथ मैं बताना चाहूँगा कि आज का जो दिन है 31 अक्टूबर हमारे देश के लिए, भारतवर्ष के लिए, भारतवासियों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। आज ही के दिन हमारे देश के लौह पुरुष कहे जाने वाले सरदार वल्लभ भाई पटेल, जिन्होंने आज़ादी के बाद इस देश को एक सूत्र में बांधने के क्रम में एक बहुत ही महत्वपूर्ण शिल्पकार की भूमिका निभाई, उनकी 150वीं जन्म जयंती मनाई जा रही है। उनको भी कोटि नमन करते हैं। उनके बाद देश आगे बढ़ा। उस दौर में इस देश को प्रधानमंत्री मिली, जो पूर्व प्रधानमंत्री के रूप में इंदिरा गांधी जी, जिनको प्रियदर्शनी का दर्जा मिला, उनको भी आयरन लेडी भी बोला गया है। उनकी भी आज बलिदान दिवस है, पुण्यतिथि है, तो उनको भी हम बारंबार नमन करते हैं। उन्होंने भी देश की एकता और अखंडता के लिए अपना बलिदान दिया। तो आज का दिन हम सभी भारतवासियों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है कि हम उन महान विभूतियों को याद करें। और आज इस देश के सभी राजनेताओं से मेरा हाथ जोड़ के विनती है कि आप उन महान राजनेताओं से भी प्रेरणा लेते हुए देश को एकता और अखंडता को बनाए रखने के लिए, समरसता को बनाए रखने के लिए देश को एकजुट रखें। कहीं भी जाति, धर्म और क्षेत्र के नाम पर देश को बांटने के बजाय हम एकजुट रखने का प्रयास करें, तभी उन महान विभूतियों की सच्ची श्रद्धांजलि होगी, सच्चा नमन होगा और हम इस भारतवर्ष को फिर एक बार अखंड भारत की तरफ लेकर चल पाएंगे और विश्व गुरु की सपना, विकसित भारत का सपना साकार हो सकता है। देवियों और सज्जनों, इन महान विभूतियों को नमन करते हुए फिर एक बार मैं आपका ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं भारतीय लोकतंत्र की तरफ। आपको पता है कि लोकतंत्र में मतदान सबसे बड़ा हमारा हथियार है। लोकतंत्र का रक्षक है मत का अधिकार, जिसे हमें संविधान ने दिया है। तो अभी भारत के बहुत ही महत्वपूर्ण राज्य बिहार में मतदान का दौर भी चल रहा है। चुनावी सरगर्मियां वहां तेज है और कहीं न कहीं हम भी बिहार से जुड़े हुए हैं, हमारी जन्मभूमि है। हालांकि अभी हमारी कर्मभूमि चंडीगढ़ बन चुकी है, लेकिन इसके पहले 2011 तक तो हम बहुत सक्रिय रहते थे बिहार के, चाहे स्थानीय चुनाव हो, जो भी चुनाव हो। तो आज भी यहाँ चंडीगढ़ रहते हुए भी हम आग्रह करना चाहेंगे बिहार के निवासियों से कि आप इस मतदान में अवश्य आप भागीदार हों, 100% मतदान करें। मतदान में किसी तरह की कोताही, किसी तरह की बहाना न करें, ज़्यादा से ज़्यादा मतदान करें। पहले आप मतदान करें, फिर जलपान के लिए जाएं। आप जलपान और खाने पीने चक्कर में न पड़ें, पहले अपने मतदान को समय से करें। और उसी क्रम में बताना चाहूँगा कि जब बिहार का चुनाव आता है तो तरह तरह के मीडिया में भी खबरें चलती है कि जाति, धर्म और अपराध क्या। हालांकि देश के और विभाग इससे अछूते नहीं हैं, लेकिन हम इसको दूसरे संदर्भ में लेंगे कि हाँ, बिहार में हम सोच समझ करके अच्छाई के साथ, अभी हमने इतने सारे फेस्टिवल मनाए हैं। कोई मनाते हैं कि बुराई पर अच्छाई की जीत है, असत्य पर सत्य की जीत है। तो इस धारणा से हम अपने प्रत्याशी को चुने
कि जो हमारा उम्मीदवार है, हमारे क्षेत्र का उम्मीदवार है, क्या हमारे क्षेत्र के लिए वो सुयोग्य व्यक्ति है, क्या बिहार के परिदृश्य में उसकी एक भूमिका अच्छी है। इस तरह का चुनाव करके फिर हम मतदान करें, तब बिहार का वास्तव में विकास हो सकता है, बिहार आगे बढ़ सकता है। हालांकि दुर्भाग्य है कि जो धरती कभी ज्ञान की धरती थी, शिक्षा की धरती थी, जहाँ से नालंदा जैसा विश्वविद्यालय शिक्षा का दीप जला था, जहाँ गया जी जैसे पवित्र स्थल पर महात्मा बुद्ध को ज्ञान मिला, जहाँ पर छठ पूजा जैसे पर्यावरण से संबंधित, प्रकृति से संबंधित विश्वव्यापी पूजा का आह्वान होता है, उस धरती पर इस तरह के दृश्य देखने को मिल रहे हैं कि वो राज्य आज पिछड़ रहा है। ऐसा नहीं होना चाहिए। अभी भी समय है कि हम जग जाएं, पीछे जो गलतियां हुई है उसको हम कंपेयर न करें, कृपया हम आगे उसको सही रास्ते पर लेकर के चलें। हालांकि आजादी के बाद जो प्रथम मुख्यमंत्री थे बिहार के श्री कृष्ण बाबू, उनके हाथों में बिहार था, उनके शासन में अवश्य बिहार का विकास हुआ, औद्योगिकरण हुआ, शिक्षा अपने बहुत अच्छे स्थान पर था। लेकिन उसके बाद जो दौर चला, हालांकि शासन कांग्रेस का ही रहा, बीच में सोशलिस्ट का रहा, लेकिन सारे दौर में बिहार में उथल-पुथल रही। फिर लालू प्रसाद जी का लंबा शासन काल आया जिसमें बिहार का विभाजन हुआ और वहां से बिहार की दुर्गति और शुरू हो गई। लेकिन उसके बाद भी नीतीश जी, जिसको हम सुशासन बाबू बोलते हैं, उनके हाथ में बिहार की शासन लगभग 20 वर्षों से है। शुरुआत में अच्छे काम हुए, बिहार अच्छे ट्रैक पे चला, लेकिन फिर भी एक दुखती रग है कि जितना विकास होना चाहिए, जितना बिहार को मिलना चाहिए, कुछ नहीं मिला। और आज भी वहाँ बेरोजगारी, अशिक्षा, कुपोषण, हर तरह से हम पिछड़े हुए हैं। फिर भी हमें देखना है कि हमारा जो समय बीता है और अभी उसमें हम तुलना करके अगर हमारा रास्ता सही चल रहा है या बदलने की जरूरत है, वो तो मतदाता वहां निर्णय ले सकते हैं। मैं किसी पार्टी के पक्ष में नहीं बोल सकता, लेकिन इतना जरूर आह्वान करूंगा कि जब आप अपने प्रत्याशी को चुनने जाते हैं तो विकास को ऊपर रखिए, शिक्षा को ऊपर रखिए, स्वास्थ्य को ऊपर रखिए और अपने बिहार के गौरवशाली इतिहास को देखते हुए जाति, धर्म जैसे संकीर्ण मानसिकता से आप ऊपर उठकर मतदान करें, तब आपके क्षेत्र का और आपके बिहार का विकास हो सकता है। साथ ही मैं इलेक्शन कमीशन से आग्रह करूंगा कि भी चुनाव के दौरान भी बिहार में तरह तरह की घटनाएं हो रही हैं, तो उस पर इलेक्शन कमीशन को भी ध्यान देना चाहिए कि लोग निर्भीकता के साथ अपना मतदान कर सकें, प्रत्याशी अपना प्रचार प्रसार कर सकें। 2 फेज में चुनाव है, 6 नवंबर, 11 नवंबर। हमारा जिला गोपालगंज है जहाँ पे 6 विधानसभा सीटें और 6 नवंबर को वहाँ पर मतदान है। सभी 6 सीटों पर एनडीए और महागठबंधन में तगड़ा मुकाबला है। वह तो जनता तय करेगी कि यह 14 नवंबर का रिजल्ट किसके पक्ष में आएगा और फिर आगे बिहार की ताजपोशी किसके माथे पे होगी, कौन सरकार बनाएगा। लेकिन बार बार मेरा यही आग्रह है कि आप चुनाव करते समय अपने विकास, अपने बिहार के भविष्य और विकसित भारत बनाने के लिए, विकसित बिहार के रास्ते पर ले चलने के लिए अपना मतदान करें और अपना मतदान भूले नहीं, अवश्य करें। इसी कड़ी में मैं चंडीगढ़ के आसपास बिहार के लोग जो हैं यहाँ पर काफी वर्षों से हैं, बहुत सारे वोटर भी हैं जो वोट देने जाएंगे, उनसे भी मैं बातें करूंगा और आपके बीच लाऊंगा कि उनका क्या सोचना है। लेकिन अभी जो दौर बचा है, जो समय बचा है, इसमें जरूर एक बार आप विचार करें और बिहार के विकास पर, बिहार के तेज रफ्तार के लिए अपना मतदान करें। जय हिंद, जय भारत।